Today we are going to start another chapter related to caries, that is class 5 caries. Introduction. What do you mean by class 5 caries? अगर आप क्लास 5 कैरीज को देखें तो क्लास 5 कैरीज में दो किस्म के आपके डिफेक्ट्स मिलेंगे। एक जो है वो कैरियस डिफेक्ट्स होते हैं, दूसरे नॉन कैरियस। ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ होती है? इन द जिंजाइवल थर्ड ऑफ फेशियल एंड लिंगुअल surfaces. Class 5 lesions are carious and non-carious defects found in the gingival third of the facial and lingual surfaces. What do you mean by non-carious cervical lesions? Non-carious cervical lesions वो lesions जो डेंटल कैरीज को छोड़ के दूसरी वजह जो दूसरे रीजंस की वजह से जो लीजन्स आपके ओरल कैविटी में हो, दूसरे फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, उसमें डेंटल कैरीज को आप बाहर रखेंगे। दो टाइप्स के लीजन्स हैं क्लास 5 की कैटेगरी में। एक है वो कैरियस। अब कैरीज आप डिटेल में पढ़कर आए कि पुअर ओरल हाइजीन हो, जीरो स्टोमिया हो, ठीक है, हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर डाइट हो, आप पढ़कर आए, ये सारे कैरीज के फैक्टर्स थे। दूसरे जो इसमें लीजन्स आते हैं उसे हम कहते हैं नॉन कैरियस डिफेक्ट्स। व्हाट आर नॉन कैरियस डिफेक्ट्स? नॉन कैरियस डिफेक्ट्स एक्चुअली, ये नॉन कैरियस डिफेक्ट्स जो हैं आपके, वो डिफेक्ट्स होते हैं जो कैरीज को छोड़कर दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो। ठीक, क्लास 5 लीजन्स अगर आपसे पूछें नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन्स को डिफाइन करें, a class 5 lesion resulting from factors other than dental caries is known as non-carious cervical lesions. अब ये लीजन्स कौन से हैं? Define non-carious cervical lesions and classify them. There are four categories of non-carious cervical lesions. First category includes atresion. Second is known as abrasion. Third is known as erosion. Fourth is known as effraction. चार कैटेगरीज हैं आपके नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन्स की। अच्छा, इनकी जो है आपको क्लिनिकल फीचर्स याद रखने, डेफिनेशंस याद रखनी है, और डिस्टिंग्विश किस तरीके से करना है इनको आपस में, वो आपने याद रखना है। ठीक, यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया? डिफाइन क्लास 5 कैरीज, define non-carrier cervical lesions and classify them into different categories. ये चार कैटेगरीज जो है अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आती है एट्रीजन पे। ये क्लिनिकल पिक्चर्स हैं आपकी एट्रीजन, एब्फ्रैक्शन, एरोजन, एब्रेजन। आप रूटीन प्रैक्टिस में जब पेशेंट्स देखें तो इन लीजन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट्रीजन। एट्रीजन में क्या होता है? एट्रीजन इट इज द मैकेनिकल वियर ऑफ इंसाइजल और ऑक्लूजल सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शनल और पैराफंक्शनल मूवमेंट्स ऑफ मैंडिबल और टूथ टू टूथ कांटेक्ट। कभी कभार जो है क्या होता है कि पेशेंट्स से जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको मैंने हिस्ट्री से जो हिस्ट्री वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बताया था कि आप पेशेंट से पर्सनल हिस्ट्री के बारे में पूछें। उसमें बहुत सारी चीजें थी, डाइट, ओरल हाइजीन, रात को नींद कैसे आती है, स्ट्रेस वगैरह अगर होगी पेशेंट को किसी चीज की, तो वो नींद की टैबलेट्स का भी हम पूछते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं पूछ सकते स्ट्रेस का पर्सनल लाइफ में, तो फिर हम नींद की टैबलेट्स का पूछते हैं। दूसरा एक सवाल पूछते हैं कि आपको दांत घिसने की आदत है, पैरा फंक्शनल हैबिट्स के बारे में पूछते हैं। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर अमूमन उनकी शिकायत ये होती है कि मुझे दांत घिसने की आदत है। अब ये रात के वक्त असल में पेशेंट्स को होती है या सुबह के वक्त? इससे क्या होता है, दांत आपके जो इंसाइजल और ऑक्लूजल सरफेस है, इंसाइजल सरफेसेस किसकी? एंटीरियर्स की। और ऑक्लूजल सरफेसेस किसकी? मोलर्स की, पोस्टीरियर्स की।
उनका वियर हो जाता है, वियर। एट्रीजन बेसिकली उसी वियर को कहते हैं जो दो दांतों के कांटेक्ट की वजह से हो, या एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो। उसमें दूसरी चीज देखें, इट इज आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस, एयरवे इशू, एयर एंड स्लिप एपेनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया। इसका नाम सुना है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया का मतलब बताएं। देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया बेसिकली आपका अपर एयरवे जो है ना, उसमें कोलैप्स हो जाती है ड्यूरिंग स्लिप। और उस वजह से जो है पेशेंट जो है बड़ी बड़ी सांसें लेता है, वो जो स्नोरिंग हम कहते हैं ना, उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपेनिया कहते हैं। अब ये क्लिनिकल पिक्चर है आपकी। अगर आप रूटीन में पेशेंट देखें तो उसमें इस तरह की अगर कोई साइन देखते हैं तो उसको क्लासिफाई करेंगे एज एट्रीजन। अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? अगर आप देखेंगे, जो इंसाइजल सरफेसेस हैं लोअर एंटीरियर्स की, उसमें एक तो शार्प एजेस नजर आ रही हैं पेरीफ्री पे, साइड पे अगर आप जाएंगी इनेमल की बिल्कुल शार्प एजेस नजर आ रही हैं, और बीच में आपको एक येलो शेडो नजर आ रहा है। ये येलो शेडो किस चीज को शो कर रहा है? इट्स शोइंग डेंटिन। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरी पिक्चर में भी देखेंगे तो सेंटर में एक येलो शेडो नजर आ रहा है। सो जब भी आपका जो टूथ वियर होगा, एट्रीजन होगी, तो उसमें क्या होगा, इस तरह के आपको साइंस मिलेंगे। बीच में जो है सेंटर में येलो शेडो जो होगा वो डेंटिन को शो करेगा, और साइड पे क्या होगा, पेरिफेरल साइड पे क्या होगा, इनेमल होगा। यहाँ तक कोई सवाल हो आपको एट्रीजन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन हो इसमें? तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे जब भी इस तरह का अगर एट्रीजन आपकी होती है? तो उसमें सबसे पहले इस तरह वियर फैसेट्स मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं वियर फैसेट्स। सेकंड चीज क्या है, दांत बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी। अगर कोई रेस्टोरेशन यहाँ पे आप करेंगे, वो रेस्टोरेशन फेल हो जाएगी। दीज आर द साइंस ऑफ, दीज आर रिलेटेड टू एट्रीजन। अब आते हैं एब्रेजन पे। दूसरा क्वेश्चन अमूमन जो हम पेशेंट्स की पर्सनल हिस्ट्री में पूछते हैं, कि आप अपने दांतों की सफाई किस तरीके से रखते हैं? और उसमें एक और सवाल पूछते, अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं ब्रश रोजाना करता हूँ, तो आप उसमें उसमें पूछते हैं कि आप ब्रश इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, यानी डायरेक्शन हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, ज्यादा जोर लगा के ब्रश करते हैं? तो होता क्या है, अमूमन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट होती है, ठीक है, यानी ज्यादा जोर लगा के वो ब्रश करते हैं। तो जब भी वो ज्यादा जोर लगा के ब्रश करते हैं तो उससे आपके दांत जो हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है, लॉस कुछ सब्सटेंस जो है आपके टूथ का, वो ज्यादा जोर लगा के ब्रश करने से लॉस हो जाता है।
इस टर्म को नाम दिया गया है एब्रेजन का। Abrasion means loss of tooth substances through some abnormal mechanical process। अब abnormal mechanical process में दो चीजें डिस्कस की हैं। एक है हैबिट। हैबिट जैसे मैंने अभी आपको बताई कि पेशेंट को इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट है। सेकंड एब्रेसिव सब्सटेंस। एब्रेसिव सब्सटेंस यानी जैसे कम मयार वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करना। तो ये जब दांत की सरफेस से कांटेक्ट में आएंगे तो उसके पूरे सरफेस को वो डैमेज कर देंगे। तो इस पूरी टर्म को एब्रेजन कहा गया है। ठीक है। अगर इसकी इटियोलॉजी डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले मैंने रखा है इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट फैक्टर्स। इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट। और इस पूरी इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग हैबिट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर है ब्रशिंग टेक्निक, कि वो ब्रश किस तरीके से कर रहा है। दो डायरेक्शंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सेकंड ब्रशिंग फोर्स, वो ज्यादा जोर लगा के ब्रश कर रहा है। तीसरा टाइम, कितने टाइम वो ब्रश जो है करता है और कब चेंज करता है ब्रश। फ्रीक्वेंसी, ब्रिस्टल स्टफनेस, किस टाइप का ब्रश है, हार्ड है या सॉफ्ट है। ये पूरे क्वेश्चंस जो है हम अपने माइंड, ये इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग से रिलेटेड पूछेंगे पेशेंट्स। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हैबिट है होल्डिंग अ पाइप स्टेम बिटवीन द टीथ, टोबैको च्यूइंग, विगोरस यूज ऑफ टूथपिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना दांतों के दरमियान। अब आते हैं फीचर्स पे। जैसे मैंने एट्रीजन में बताया कि एट्रीजन में इंसाइजल और ऑक्लूजल सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और उसके साइड पे जो एनेमल होगा, शार्प एजिस, सेंटर में डेंटिन होता है। ठीक है। दांत छोटे हो जाते हैं, वो जर्नलाइज्ड भी हो सकता है। लेकिन जो एब्रेजन है ये सर्वाइकल रीजन पे मिलेगा, सर्वाइकल रीजन ऑन बक्कल सरफेस। और मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड टीथ होते हैं, अगर आप क्लिनिकली देखेंगे किसी पेशेंट की अगर हैबिट है इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग की, तो आप उनके केनाइन और प्री मोलर देखो, वहां पे आपको ये डिफेक्ट्स मिलेंगे। और ये दीज, इन डिफेक्ट्स की जो मार्फोलॉजी होगी वो बिल्कुल वी शेप डिफेक्ट होंगे। वी शेप डिफेक्ट्स विद शार्पली डिफाइंड मार्जिन्स, और सरफेस ऑफ द डिफेक्ट इज यूजुअली स्मूथ। अगर आप क्लिनिकली इन पिक्चर में देखें, कैनाइन को देखो और प्रीमोलर्स को देखो। अपर राइट क्वाड्रेंट में आप, अगर आप कैनाइन और प्रीमोलर्स को देखें, राइट में देखें एक लेफ्ट में देखें कैनाइन को, तो आपको एक वी शेप डिफेक्ट्स नजर आ रहे होंगे। बाकी जो सेंट्रल्स पे आपको चीजें नजर आ रही हैं, वो जो है स्टैंडिंग है, प्रॉक्सिमल स्टैंडिंग है। इंसाइजल एज उनकी जो है वो टूथवियर कॉन्टेक्ट की वजह से जो है वो डैमेज हो चुकी है। डेंटिन एक्सपोज हुआ हुआ है, नीचे भी लीजन्स है। लेकिन आप यहाँ पे इस, ये मल्टी फैक्टोरियल है, यहाँ पे आपको बहुत सारी एट्रीजन भी मिल रही है, एब्रेजन भी मिल रही है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ केनाइन और प्रीमोलर को देखें अपर राइट में और अपर लेफ्ट में, तो आपको वी शेप डिफेक्ट्स नजर आएंगे। दीज आर क्लासिफाइड एज एब्रेजन। अब आती है चीज एरोजन। व्हाट डू यू मीन बाय एरोजन? एरोजन का मतलब है केमिकल डिसोल्यूशन, यानी केमिकल की वजह से दांत का खत्म हो जाना, उसे हम एरोजन कहेंगे। लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर फ्रॉम केमिकल डिसोल्यूशन। अब सवाल ये है कि भाई केमिकल डिसोल्यूशन कैसे होगी, और हमारी बॉडी में केमिकल कहाँ से आएगा। ठीक है। तो दो टाइप्स की एरोजन है, एक है एक्सट्रेंसिक, दूसरी क्या है, इंट्रेंसिक। एक्सटेंसिक में सोडा बोतल्स का इस्तेमाल करना। आप लोग ड्रिंक, ये जो कैंटीन पे बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, शौक से करते होंगे आप लोग। तो ये जो उसकी वजह से अगर एरोजन हो रही है तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंसिक एरोजन। एक्सटेंसिक एरोजन leads to the dissolution of the facial aspects of anterior and buccal aspects of posterior teeth। एक्सटेंसिक एरोजन में क्या होता है
आपकी जो है फेशियल सरफेस एंटीरियर टीथ की और बक्कल एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्टीरियर टीथ वो डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज जो है इंट्रिंसिक एरोजन है। फराद अली, आप एक जगह बैठ जाएं भाई। ये महाम फिर नहीं आई। फिर इन्हें कुछ कहो तो मुंह बना लेते हैं। Intrinsic erosion. What do intrinsic erosion leads to dissolution of palatal surface of your teeth. अगर आप क्लिनिकली देख रहे हैं पैलेटल सरफेस पे वियर हुआ हुआ है, वो लॉस हो चुकी है, तो आप जो है उसकी जो वजह क्या लिखेंगे? ठीक है, उसकी वजह क्या लिखेंगे? तो आप जवाब दें यहाँ पे। जो सवाल मैं कर रहा हूँ आप लोग जवाब भी तो दें ना। महक कौन है? Intrinsic erosion leads to dissolution of palatal surface of the teeth. अब इसमें सवाल ये है कि भाई इंट्रिंसिक एरोजन किन चीजों की वजह से होती है और एक्सट्रिंसिक किन चीजों की वजह से होती है, ये देखें इसके काजेज। एक्सट्रिंसिक एरोजन के जो काजेज हैं उसमें सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, जूसेस का इस्तेमाल करना, पिकल्ड फूड, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, एस्प्रिन, विटामिन सी, ये सारी चीजें एक्सट्रिंसिक एरोजन करवाती हैं। और इसमें क्या होगा? आपकी फेशियल सरफेस और पोस्टीरियर टीथ, और दूसरा फेशियल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ और बक्कल एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्टीरियर टीथ, उसकी एरोजन होगी। और एक पेशेंट है जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। हम मेडिकल हिस्ट्री में जब पहुंचते हैं हिस्ट्री टेकिंग के दौरान, तो पेशेंट से पूछते हैं कि आपको खाने के बाद तेजाबियत महसूस होती है? ठीक है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं वो इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि खाने के बाद मुझे जलन होती है। उससे क्या होता है, वो खाने के बाद जैसे वो लेटता है तो उसका जो जिसे हम कहते हैं ना गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, एसिड जो है वो बाहर आ रहा होता है। वो एसिड कंटिन्यूअसली पैलेटल सरफेस को एरोड करेगा, खत्म करेगा। तो इंट्रिंसिक एरोजन जब भी होगी तो वहां पे आपका पैलेटल सरफेस इरोड हुआ होगा। उसमें आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स डोमिनेंट है, जिसमें पल्मिया नर्वोसा है, इनोक्सिया नर्वोसा है। मेडिकल डिसऑर्डर में आप जीआईटी डिसऑर्डर सारे ले लें, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ले लें, अस्थमा हो गई, अस्थमा में जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज ले लें। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, अगर आपसे पूछें व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंट्रिंसिक एरोजन, तो आप ये सारी फैक्टर्स बताएंगे। और दूसरी चीज ये है कि कभी कभार पेशेंट को खुद को पता नहीं होता कि मुझे जीआईटी डिसऑर्डर है। तो डेंटिस्ट पहला जो है बंदा होता है, वो उसको आइडेंटिफाई करता है कि भाई आपको जीआईटी प्रॉब्लम है, आप पहले फिजिशियन को दिखाएं अपने। वो रूटीन चेकअप के लिए आएगा, वो कहेगा कि मुझे सेंसिटिविटी होती है। और जब आप उसको चेक करोगे आप देखेंगे कि पैलेटल सरफेस तो उसका पूरा खत्म हुआ हुआ है, इरोड हुआ हुआ है। और जब पैलेटल सरफेस एरोड हो तो इसका मतलब उसका केमिकल एरोजन हुई है, डिसोल्यूशन हुई है। तो आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि जीआईटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, और पेशेंट को बताएंगे आप पहले फिजिशियन से कंसल्ट करें। ठीक है, ये देखें। इस क्लिनिकल पिक्चर में आपको दो चीजें नजर आ रही होंगी। एक तो इंटीरियर है, दूसरे पोस्टीरियर्स है। एंटीरियर्स में पैलेटल सरफेस पूरा एरोड हुआ हुआ है, और पोस्टीरियर्स में देखें आप, ये पोस्टीरियर्स में आपको क्या नजर आ रहा है? चाय की कप की तरह दांत नजर आ रहे होंगे।
बीच वाला जो एरिया है, दिस इज नॉन एज डेंटिन। साइड पे देखें, ये पूरा का पूरा पेरिफेरल जो रीजन है इनेमल का है। अच्छा, इसकी अगर क्लिनिकल अपीयरेंस देखेंगे ना आप, तो ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ जाएगी। ट्रांसल्यूसेंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एनेमल थिन होगा, दांत आपके राउंड हो जाएंगे। कपिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कपिंग? कपिंग का मतलब ये है कि जब आपका एनेमल जो है, पेरीफ्री पे एनेमल हो और सेंटर में डेंटिन हो, इस इफेक्ट को कहते हैं कपिंग इफेक्ट। पोस्टीरियर्स अगर आप देखेंगे तो पोस्टीरियर्स में आपको कपिंग इफेक्ट नजर आ रहा होगा। कई सिनेरियो में इस तरह की आप साइन नोट डाउन करें तो वहां पे एरोजन पे निशान लगाइएगा। ठीक है, यहां तक कोई अगर सवाल हो तो आप पूछें। अगर कोई सवाल पूछना चाहे इसमें आप। कपिंग इफेक्ट में क्या होता है कि ये इसको नाम इसलिए दिया गया है, इनेमल रैपिडली वियर होगा जिसकी वजह से डेंटिन जो है आपका एक्सपोज हो जाएगा। साइड पे जो है पेरीफ्री पे एक पूरा इनेमल पड़ा होगा, उसकी रिम पड़ी होगी, सेंटर में डेंटिन होगा। ठीक है, तो उसकी कप लाइक अपीयरेंस आपको शो होगी, इसलिए इसको कहते हैं कपिंग इफेक्ट। अब आते हैं एफ्रैक्शन। इससे पहले हमने एक टर्म डिस्कस की थी, वो थी एब्रेजन। और एब्रेजन का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को कि भाई जब भी कोई एब्रेसिव फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आता है दांत के, तो उसकी वजह से उसकी जो सरफेस लॉस होती है उसे हम क्या कहेंगे? एब्रेजन। दूसरी टर्म अब डिस्कस करें, एफ्रैक्शन। इसके इसमें हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, बीसीक्यूज वगैरह पे आप कंफ्यूज नहीं होना। एफ्रैक्शन का मतलब है लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर ड्यू टू ऑक्लूजल फोर्सेस और लोडिंग। ऑक्लूजल फोर्सेस या लोडिंग की वजह से अगर दांत लॉस हो रहा है तो उसे हम कहेंगे एफ्रैक्शन। होता क्या है, जब आप पेशेंट की हम पेशेंट की ऑक्लूजल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं? हिस्ट्री टेकिंग के दौरान एक और स्टेप जो परफॉर्म करते हैं वो होती है प्रॉपर ऑक्लूजल एग्जामिनेशन। उन ऑक्लूजल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट की जो है स्टैटिक ऑक्लूजन चेक करते हैं, डायनामिक ऑक्लूजन चेक करते हैं, इंटरफेरेंसेस चेक करते हैं। अगर पेशेंट की जो है हाई ऑक्लूजल फोर्सेस हैं किसी एरिया पे, स्ट्रॉन्ग ई सेंट्रिक ऑक्लूजल फोर्सेस हैं, तो उससे क्या होता है, जो सर्वाइकल एरिया दांत का होता है ना, वहाँ छोटे छोटे फ्रैक्चर्स, माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। किसी बहुत ज्यादा अरसे से पेशेंट को ये आदत है कि वो किसी पर्टिकुलर दांत पे जो है ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ मैंडिबल हाई फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं है क्योंकि पेन वगैरह हो ही नहीं रहा काफी लंबे टाइम से। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि सर्वाइकल एरिया जो होता है वो वीकेस्ट होता है, वहाँ छोटे छोटे फ्रैक्चर्स बनेंगे, उसे हम कहेंगे माइक्रो फ्रैक्चर। और एक वक्त ऐसा आएगा, वो माइक्रो फ्रैक्चर्स जो है एक डिफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो पेशेंट परेशान होकर आपके पास आएगा और कहेगा कि मेरा दांत टूट गया है। तो आप फिर उसकी सारी वजह ढूंढोगे, जो भी हमने अभी फैक्टर्स डिस्कस किए हैं सारे, वो आप उसमें एनालाइज करेंगे, पेशेंट को बताएंगे। तो बेसिकली एब्फ्रैक्शन जो है लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर है ड्यू टू ऑक्लूजल फोर्सेस और लोडिंग। मैकेनिज्म ये है, strong eccentric occlusal forces result in microfracture at the cervical area of the tooth causing wedge shaped defects। ये देखें, इनका सर्वाइकल जो है पोर्शन देखें, दांतों का पूरा वियर हुआ हुआ है।
ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस एरिया पे कंटिन्यूअस जो है फोर्सेस जो पड़ रही थी, क्योंकि वीकेस्ट एरिया है, यहाँ पहले छोटे छोटे फ्रैक्चर्स बने, और ये फ्रैक्चर्स जो है आपके एक डिफेक्ट में कन्वर्ट हो गए, और ये पूरे को कहेंगे, इस पूरे को एब्फ्रैक्शन। इसका प्री डोमिनेंट जो एटोलॉजी है इसमें, वो आपकी अक्लूजल फोर्सेस हैं, हाई इसेंट्रिक अक्लूजल फोर्सेस। अगर पूरे एटोलॉजी को हम डिस्कस करें, समराइज करें, कि आपसे अगर कोई पूछे कि भाई नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन्स की आपने डेफिनेशन बताई, कि वो लीजन्स जो कैरीज के बगैर हो, दूसरे फैक्टर्स की वजह से हो, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं, तो आप समरी में बताएंगे, इट इंक्लूड्स डाइट। डाइट में आप जो है बताएंगे फ्रीक्वेंट कंजप्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, जो है पिकल्ड, ऑक्लूजन का बताएं, टूथ ब्रशिंग एब्रेजन बताएं, पैरा फंक्शनल हैबिट्स बताएं। ये मेन इटोलॉजिकल फैक्टर्स। और इन इन तीनों फैक्टर्स में से जो प्री डोमिनेट रोल जो है ना आपका, वो ऑक्लूजन का है। अगर बीसीक्यूज में आ जाए, प्री डोमिनेट रोल किस फैक्टर का है इन द इटोलॉजी ऑफ योर नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन, तो आप निशान लगाएंगे ऑक्लूजन। ये आपके समिट में लिखा हुआ है, तो यू हैव टू फॉलो योर टेक्स्ट बुक। ठीक, तो ये तो अभी इंट्रो हुआ है इसका। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। अब ये पेशेंट्स जो होते हैं ना, ये बड़े आते हैं, इनकी शिकायतें होती हैं, मेरे दांत छोटे हो रहे हैं, सेंसिटिविटी हो रही है, बहुत सारे मसले होते हैं इनके। उरूज भी आ गई हैं नाश्ता वाश्ता करके। अच्छा, उसके बाद जो है, हाँ, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका काम होगा एज अ डेंटिस्ट जो है, आपका काम क्या होगा इस तरह के केसेस को। ये काम नहीं है पेशेंट को बिठाया यूनिट पे और रेस्टोरेशन कर दी, नहीं। आपका काम होगा सबसे पहले रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। ये जितने भी अभी इटोलॉजिकल फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं, वो सारे आप आइडेंटिफाई करें, राइट फ्रॉम हिज और हर पर्सनल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, एबनॉर्मल हैबिट, एबनॉर्मल और पैरा फंक्शनल हैबिट्स, इन सारी ऑक्लूजन, ये सारे फैक्टर्स आप एनालाइज करें, कहीं है तो नहीं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को कोई गर्ड तो नहीं है, कोई विटामिन सी की टैबलेट्स तो नहीं ले रहा पेशेंट, कोई एबनॉर्मल हैबिट तो नहीं है उसको, ब्रशिंग टेक्निक सही है कि नहीं, ये सारे आप जो है रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें। फिर आप पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। इन्फॉर्म कैसे करेंगे, इसे कहेंगे बिहेवियरल मैनेजमेंट। अगर पेशेंट को ज़्यादा जोर लगा के ब्रश करने की वजह से एब्रेजन हुई है, तो आप पेशेंट को इन्फॉर्म करो कि आपके केस में वैसे दांत खराब होने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन आपके केस में जो दांत खराब हुए हैं, वो आपकी जो है ब्रशिंग, इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, ब्रश न सही करने की वजह से हुए हैं। इसमें ये होता है। अगर आप उसमें केमिकल एरोजन की कोई साइन देख रहे हैं, उसका पैलेटल सरफेस पूरा वियर हुआ हुआ है, तो आप पेशेंट को बताएंगे कि ये जो दांत आपका जो है, सेंसिटिविटी, झंझनाहट जो दांतों में हो रही है, वो इस वजह से हुई है कि आपके जो दांतों का जबान, जो पैलेटल सरफेस है ना, वो झड़ गई है। तो आप कोई चीज़ खाते हैं तो इस वजह से सेंसिटिविटी होती है, और इसकी जो वजह है आपकी हिस्ट्री में जो पता चली है, वो आपका मेडिकल डिसऑर्डर है, जीआईटी डिसऑर्डर। इसके लिए मैं पहले आपको रेफर करूंगी फिजिशियन की तरफ, मेडिकल रेफरल। तीसरी चीज, अगर उसकी सेंसिटिविटी प्राइमरी कंप्लेन है, तो आप उसको ट्रीट करें, उसमें वार्निशेस लगाएं, आप डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट दें, रेजन लगाएं, उसको ट्रीट करें। तो ये इसका एक प्रोटोकॉल है। अब बात आती है रेस्टोरेशन की, जो आपका फेवरेट टॉपिक है। सर, हमें रेस्टोरेशन करने दे दिया करें, हम कैसे रेस्टोरेशन सीखेंगे। तो पहले तो आपने जो है प्रिवेंशन करनी है,
रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करनी है, अगर मेडिकल डिसऑर्डर है तो आप फिजिशियन की तरफ भेजें, सेंसिटिविटी को ट्रीट करें। अच्छा, सेंसिटिविटी एक अलग टॉपिक है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरा, मैं शेयर कर दूंगा, डेंटिन सेंसिटिविटी, उसमें वो सुन लीजिएगा। ठीक है, उसे डेंटिन सेंसिटिविटी के उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मैकेनिज्म लिखा हुआ है किस तरह होती है, और आप ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, व्हेन टू रिस्टोर, अब फिलिंग कब करेंगे, सवाल ये है। फिलिंग तब करेंगे जब आपने ये देखा कि उसके इटोलॉजिकल फैक्टर्स तो रिमूव हो गए, लेकिन लीजन बढ़ रहा है साइज। जैसे पेशेंट ने इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करना छोड़ दी, लेकिन वो लीजन जो साइज में छोटा था वो बढ़ रहा है, तब आप रिस्टोर करें। दूसरा, पेशेंट को लीजन जो है उसका एस्थेटिक कंसर्न हो। तीसरी चीज, सेंसिटिविटी की शिकायत हो। चौथी चीज, अगर आपको लगे कि ये इस लीजन की वजह से पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, दांत का जो कोरोनल स्ट्रक्चर है वो लॉस हो सकता है, तो आप रिस्टोर करें। ये तीनों चीजें देख के आप रेस्टोरेशन की तरफ जाएंगे। अब आते हैं, इसमें एक और चीज है, पैरोडोंटल ट्रीटमेंट। अच्छा, अभी ये टाइम खत्म होने वाला है, 8 मिनट्स के बाद आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा इसी लिंक को फॉलो करके। तो हम इस चैप्टर को यहीं आज ही एंड करेंगे, ठीक है। टाइम बहुत कम है, इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ। हम पैरोडोंटल ट्रीटमेंट से कंटिन्यू करेंगे।